नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय गणतंत्र के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए एक बेहद खतरनाक दिन था, बेहद दुखद दिन था। एक ऐसा दिन जब एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद जिसका नाम था, सरेआम एक फुल पब्लिक डेलाइट में डिस्ट्रॉय किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया एक पूरा जो है प्रोपेगेंडा अनाउंसमेंट के साथ कि 6 दिसंबर 1992 को जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता हैं, उनके कार्यसेवक हैं, ये खबर खुलेआम जारी किया गया कि उस दिन एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा जिससे वो मस्जिद जो 400 साल से वहाँ पे खड़ी थी, उसको गिराया जाएगा। 1992 को ये ख़तरनाक जो है क्राइम किया गया और आज हम 30 साल उस अवसर का एक तरह से कमेमोरेट कर रहे हैं। उस असॉल्ट का, उस डिस्ट्रक्शन का, उस हमले का जो भारतीय गणतंत्र पे, जो इंडियन रिपब्लिक पे रचाया गया और जिसका जवाब आज तक भी ना इंडियन पॉलिटिक्स से, ना इंडियन जुडिशरी से, ना इंडियन लॉ एनफोर्समेंट से उसका जवाब सही तरीके से मिल पाया है। अपूर्वानंद जी, ये एक ऐसा क्राइम जहां पे मुकदमा जो दर्ज हुआ, जो केस दर्ज हुआ 92 में, 28 साल के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है और फैसला उन लोगों के पक्ष में जाता है जिन्होंने कभी अपना किरदार उस मस्जिद को तोड़ने में, उस मुहिम को चलाने में अपना किरदार कभी छुपाया नहीं। साथ ही साथ उस डेमोलिशन का जो मकसद था वो कि वो ज़मीन हड़पी जाए जहाँ पे मस्जिद 400 साल से वहाँ पे खड़ी थी और उस ज़मीन पे एक और राम मंदिर बनाया जाए। अयोध्या वैसे राम मंदिरों से भरा हुआ है, राम की नगरी मानी जाती है। जाहिर है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राम मंदिर हैं, प्रसिद्ध, फेमस, हिस्टोरिक, लेकिन एक और राम मंदिर का निर्माण जो है, इसका प्रोग्राम बीजेपी 70s 80s के दशक से कंटिन्यूसली चलाता गया और 1992 दिसंबर 6 में जो क्राइम किया गया तो मस्जिद तोड़ने का, उसका मकसद यही था कि जल्द से जल्द जो मंदिर का जो काम है वो शुरू हो जाए उसी जगह पे। उसके बावजूद जो है वो लीगल इश्यूज, जहाँ तक सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड साइट का सवाल था, वो अटका रहा। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप इसको फास्ट ट्रैक कीजिए। कोर्ट ने उस सवाल को फास्ट ट्रैक किया और 2019 को या 18 को, 2019 में जब रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये मानते हुए भी कि मस्जिद का जो तोड़ने का जो काम था ये बेहद एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन उसके बावजूद ज़मीन को उन्हीं लोगों के हाथ सौंपी गई जो जिनका रोल उस डेमोलिशन में था और जो ओपनली उसको एक्नॉलेज करते हैं। 30 साल के बाद अपूर्वानंद जी, इस पे क्या बहस हम लोग करें, इस पे क्या डिस्कशन करें। ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने रिपब्लिक को सैबोटाज करने का एजेंडा उठाया है, उनका जो एजेंडा है वो सफल हुआ है। ज़मीन उन्होंने हड़प ली। जो मस्जिद तोड़ने का जो क्राइम था वो इट रिमेन्स अनपनिश्ड। वैसे अचरज की बात है कि 2 साल तकरीबन बीत चुके हैं, सीबीआई ने आज तक अपील फाइल नहीं किया। हालांकि वो एक ऐसा मुकदमा था जिसको सीबीआई ने 28 साल तक चलाए या 25-26 साल तक चलाए, लेकिन सीबीआई जो है उसको अपील नहीं कर रहा है। तो आप किन नज़रों से इन तमाम जो 30 साल गुजरे हैं इनको आप देखते हैं? क्योंकि एक तो एक ऐतिहासिक सवाल है, एक कंटेम्प्रेरी सवाल भी है और भविष्य का भी इस पे असर पड़ता है, क्योंकि
अयोध्या में जो घटनाएं घटी, जिस तरह से इसका लीगल एक फाइनलिटी देने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से अब बहुत सारे ऐसे सवालों को दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है और डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, बनारस में, मथुरा में और भी कर्नाटक में। तो आप किस नज़र से इन पिछले 30 साल को और आज की जो मौजूदा हालात है अयोध्या की जानिब से, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक तरह से एक निराशा की स्थिति में हैं। यानी जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी और उस वक्त इसको कबूल किया गया था कि अपराध है, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, उसको नष्ट किया गया, ये साफ साफ लोगों ने कहा, लिखा, उसमें कोई उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ से लेकर हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है कि उस वक्त जो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमारी भूमिका इसमें है, लाल कृष्ण आडवाणी के बयान को याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को याद कीजिए, कल्याण सिंह की चुप्पी को याद कीजिए। वहाँ से लेकर सफ़र यहाँ तक पहुँचा जिसमें कल्याण सिंह ने गर्व से कहना शुरू किया कि हाँ, उन्होंने गलत हलफनामा दिया था और इसकी उनको कोई शर्म नहीं है। तो एक लिहाज जो 1992 में धर्मनिरपेक्षता, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हलफनामा दिया कि मैं किसी भी हालत में उस मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाने, और वह झूठा हलफनामा था, ये वो भी जानते थे। आगे जाकर उन्होंने इसको कबूल भी किया कि वह झूठा हलफनामा था। लेकिन जो लिहाज था धर्मनिरपेक्षता का 1992 में, वो लिहाज इन 30 सालों में पूरी तरह से टूट गया है। और अब ढिठाई से ये कहा जाने लगा है कि हमने अपराध किया और अगर हम अपराध नहीं करते तो हम यहाँ कैसे पहुँचते जहाँ पहुँचे हैं। और इस बात को सिर्फ इस यहाँ तक सीमित रख के नहीं देखिए, आप ये देखिए कि एक बहुत ही चालाकी भरे वक्तव्य में गृह मंत्री ने गुजरात में क्या कहा है। गुजरात में उन्होंने कहा कि 2002 में दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया जिससे स्थायी शांति पैदा हो गई। तो उन्होंने सर के बल खड़ा कर दिया जो 2002 में हुआ था। तो 1992 और 2002 के बीच भी एक रिश्ता है, क्योंकि अगर 1992 6 दिसंबर नहीं हुआ होता तो 2002 भी नहीं हुआ होता। आखिरकार वह साबरमती एक्सप्रेस इधर से ही जा रही थी गुजरात की तरफ, और जो गोधरा में जिस डब्बे में आग लगी जिसमें कार सेवक थे, वे कार सेवक यहीं से जा रहे थे अयोध्या से। तो 1992 का बहुत सारी चीज़ों से रिश्ता है। 1992 अगर नहीं होता तो मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर भी विखंडित नहीं होता, जम्मू और कश्मीर को जिस तरह विखंडित किया गया, और अनुच्छेद 370 को जो समाप्त किया गया वह भी नहीं होता। और यह कहने की हिमाकत भी नहीं होती कि 5 अगस्त 2019 जो कहा गया कि यह दिन 15 अगस्त जितने महत्व का या उससे भी बड़े महत्व का दिन होगा, क्योंकि उस दिन राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। तो एक तरह से वो शिलान्यास कर रहे थे हिंदू राष्ट्र का, यह संदेश भी दे रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 30 वर्षों में परीक्षा हुई भारतीय गणतंत्र के सारे संस्थाओं की। पुलिस की परीक्षा हुई, सीबीआई की परीक्षा हुई, जांच संस्थाओं की परीक्षा हुई, न्यायपालिका की परीक्षा हुई, और यह पाया गया कि इनमें से किसी की दिलचस्पी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने की नहीं है। अगर हम धर्मनिरपेक्षता के सवाल भी अगर हम दरकिनार करें, लॉ एनफोर्समेंट, कि भाई कानून का पालन तो कीजिएगा। हाँ, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वही है कि अगर क्या आप कानून का राज रखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कानून का राज आप रखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता बनी रहेगी, यानी आप एक के पक्ष में झुककर काम नहीं करेंगे। यह बात बहुत स्पष्ट है। एक के अपराध को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, और यह अपराध बहुत साफ था जिसमें यह हलफनामा दिया गया कि मस्जिद को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, उसका उल्लंघन किया गया। हर किसी ने देखा, प्रवीण जैन ने उसको रिकॉर्ड किया, बाकी लोगों ने देखा जाकर कि पत्रकारों पे हमला भी हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ। उन्होंने रिहर्सल देखा कि मस्जिद को गिराने का रिहर्सल चल रहा है। इन सारी बातों को खुफिया एजेंसियों ने कैसे नजरअंदाज किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जो 5 दिसंबर का भाषण है लखनऊ के अमीनाबाद झंडेवाला पार्क में, वो भाषण अपने आप में इस बात का इशारा है कि अगले दिन क्या होने वाला है, जिसमें वो कहते हैं कि नुकीले पत्थर होंगे और लोग बैठ के उन पर कैसे बैठेंगे और ज़मीन समतल तो करनी पड़ेगी।
और तालियां बजती रहती हैं, यानी लोगों को पता है कि अटल बिहारी दरअसल क्या कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कल क्या होगा। तो अगर कल क्या होगा या आपने स्पष्ट रूप से और जानबूझ के मौका वारदात से वो गायब हो जाते हैं। तो इन 30 वर्षों का सफर एक तरह से भारत के पतन का सफर है, भारत की सारी संस्थाओं के पतन का सफर है, और फिर हम लोगों के पुनर्विचार का भी विषय है कि हम उसको वापस हासिल कर सकते हैं या नहीं, या हम इस पतन को जारी रखेंगे। अगर हम एक तरह से सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग संस्थानों की बात करें तो सबसे पहले तो जो 6 दिसंबर, मुझे लगता है कि जिस तरह से घटनाएं घटी उस दिन और जिस तरह से खबरें आई लखनऊ तक, दिल्ली तक, केंद्रीय सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, वक्त था केंद्रीय सरकार को इंटरवीन करने का, वक्त था सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरवीन करने का। मुझे याद है राकेश भटनागर जो जाने माने लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन दिनों वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, और उन्होंने बल्कि एक लेख भी लिखा फाइनली वायर के लिए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उन दिनों बीबीसी लाइव विजुअल्स दिखा रही थी अयोध्या से, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शायद वेंकट चलिया साहब थे, उनको फ़ोन किया कि सर ये हो रहा है, उनके घर में फ़ोन किया कि ये हो रहा है, आप कुछ कीजिए। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ज़्यादा रुचि उनका इस बात पे है कि भाई आपको बीबीसी कैसे मिल रहा है, क्या मुझे भी घर में मिल सकता है, क्या इसके रेट क्या है। ज़्यादा वक्त जो है उस पर गुजार दिया उन्होंने, बजाय इसके कि भाई पता करने की हो क्या रहा है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना मतलब विच वे कैन दे इंटरवीन टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। और फाइनली जब शाम को सुनवाई होती तो सारा काम खत्म हो चुका होता है। इसी तरह से सुप्रीम ये केंद्रीय सरकार अगर चाहती तो इंटरवीन कर सकती थी, उसको बचा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद एक सियासी एक कैलकुलेशन नरसिम्हा राव साहब ने किया होगा कि भाई इनको ये काम करने देते, हो सकता है कि ये समस्या अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है। बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुझे याद है कि कुछ लोगों ने लेख लिखे, क्योंकि जाहिर है कि ये सवाल बहुत बड़ा चिंता का सवाल हो गया कि भाई ऐसा हुआ कैसे। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीय गणतंत्र जो है बहुत स्ट्रांग है, इस चीज़ को रेजिस्ट कर पाएगा। लोगों ने पतन की बात की, लेकिन लोगों ने, शायद आशीष नंदी साहब का एक बहुत फेमस लेख था कि भाई इंडियन रिपब्लिक विल रिकवर फ्रॉम दिस। और हो सकता है कि कुछ सालों के लिए बहुत सारे लोगों को लगा भी कि उस दर्दनाक एपिसोड को हम लोग पीछे छोड़ आए, लेकिन पुलिस का रोल, फिर जुडिशरी, मतलब अगर हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात करें तो लीबरहान को ये काम सौंपा जाता। अब इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि आपको, मतलब कि आपको बिठाया जाता है तकरीबन 92-93 में, और आपका रिपोर्ट आप 10-15 साल लगाते हैं उस रिपोर्ट में। इसमें क्या, मतलब कौन सी, इसमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रॉकेट साइंस, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल 2 साल लगाइए, लेकिन 15-16 साल उसमें बीत गए, और उसके बाद भी आपके कंक्लूजन्स कोई ऐसे पुख्ता आप नहीं निकाल पाते। सीबीआई जो है जांच करती है, सीबीआई को एविडेंस सौंपा जाता है, बाद में वो एविडेंस जो है गायब हो जाता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीच में आ जाती है तो सीबीआई जो है वो इस केस को ठंडे बक्से में डाल देती है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को बरी करने की कि वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसको मना करता है, और सुप्रीम कोर्ट भी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जब मोदी सरकार, मतलब कि किस तरह से केस को डुबोने की कोशिश की गई है, क्रिमिनल केस को, जब मोदी सरकार की ओर से अपील आता है कि भाई आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को फास्ट ट्रैक पे करें, कोर्ट का जवाब ये होना चाहिए कि भाई पहले तो हम ये तय करें कि भाई जो वहां पे जो क्राइम हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन कोर्ट जो है इस सवाल को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, चलो पहले हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। और जाहिर है कि जब आपने फैसला सुना दिया कि भाई तोड़ने वालों, वो जमीन तोड़ने वालों को ही सौंपा जाएगा, तो जाहिर है कौन सा कोर्ट तोड़ने वालों को फिर सजा देगी। तो मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि हर जो हमारी डेमोक्रेसी है, हर इंस्टीट्यूशन, मीडिया की अगर हम बात करें, प्रोग्राम से पहले हम आपको बता रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो फ्रंट पेज एडिटोरियल, रिपब्लिक बिस्मर्च्ड, कि जो है हमारी जो गणतंत्र है ये पूरी तरह से मतलब इसमें दाग लग गया, दागदार हो गया है। लेकिन 30 साल के बाद
मुझे लगता है कि जिस संजीदगी के साथ इन सवालों को मीडिया में उठाना जाना चाहिए, शायद कोई नहीं उठाएगा। शायद दर्द भरे या क्रोधित संपादकीय नहीं लिखे जाएंगे कल या परसों जब 30th एनिवर्सरी होगी। शाम को डिबेट्स नहीं होंगे इस सवाल पे कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। और साथ साथ ये सवाल अब दोबारा उठ रहा है कि भाई अयोध्या और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात छोड़ दीजिए, वो अब सेटल हो चुका है। ज्ञान वापी और क्या जो है डिस्प्यूट्स हमारे ऊपर ढकेले जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत, और दोबारा जो है पुलिस का जो किरदार है, कोर्ट्स का जो किरदार है, और जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो खुल के इसकी मुखालफत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई हर पहलू से अगर देखा जाए तो चिंता का टॉपिक तो है ही ये। सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय समाज के दिमाग से इसका बोध या जिसको कहते हैं सेंस वो ख़त्म हो जाए कि अपराध क्या है, ये किसी भी समाज के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। हो सकता है अपराधी एक वक्त काफ़ी ताकतवर हों, उनके हाथ में सत्ता हो और आप कुछ ना कर सकें, लेकिन अपराध क्या है इसका बोध बना रहना चाहिए। मतलब लोगों की नज़रों में अपराध को अपराध ही ठहराना चाहिए। बिल्कुल। ये इस चीज़ को गायब करने की कोशिश हो रही है। और तकलीफ इस बात की है कि अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो लगभग सारे राजनीतिक दलों ने उस ज़मीन पर बने हुए राम मंदिर को स्वीकृति देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हम नहीं रहते तो ये होता ही नहीं, तो एक तरह से उसने श्रेय लेने की कोशिश की। बाकी सब ने भी, आम आदमी पार्टी जिसको बहुत ही आधुनिक प्रगतिशील पार्टी कह के प्रचारित किया गया, वो हर जगह जाके कह रही है कि हम ट्रेनें चलवाएंगे और आपको अयोध्या ले जाएंगे। इसका मतलब कि एक ऐसी जगह जहां अपराध हुआ है उस जगह को आप पवित्रता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और उस अपराध को पूरी तरह से लोगों के दिमाग से पोंछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है और किसी समाज के लिए ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर हम जर्मनी का ही उदाहरण लें, फासिज्म का ही उदाहरण लें, तो 50 साल 60 साल गुजर जाने, 70 साल गुजर जाने के बाद भी यह कोशिश चलती रही और ये सामूहिक कोशिश थी कि उस अपराध में कौन थे उनकी खोज की जाए और लोगों के सामने उस अपराधी को लाया जाए, उस अपराध का बोध यूरोप में बना रहे। आज भी वो औपचारिक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। हालांकि तकरीबन सारे लोग 90+ या 100+ होंगे जो गुनहगार हैं, लेकिन अभी भी जो है उसको क्लोजर नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल। अभी 1 साल पहले एक मुकदमा हुआ जिसमें 90 साल से ऊपर के एक व्यक्ति को पकड़ा गया और अभियुक्त बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ यह जो एक पूरा तरीका है कि अपराध हो गया और अब इसको जाने दो, और बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ वो उसके पहले भी हो चुका है कि अपराध हुआ उसको भूल जाओ। तो श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट धूल खा रही है, उस रिपोर्ट का क्या होगा इसकी किसी को परवाह नहीं है। और हमारे चारों तरफ ये बात मुझे बार बार लगती है कि एक तरह से हमारा पूरा समाज अपराधियों से भरा हुआ समाज है। हम उनके साथ उठते बैठते हैं, हम उनको सत्ता सौंप देते हैं और हमें संकोच नहीं होता है कि हम मुजरिमों के समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। यह ज़्यादा चिंता का विषय है। यह मुसलमानों के लिए अपमान का विषय तो है ही कि उनको यह बतलाया गया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यही बाबरी मस्जिद को गिराने का मतलब था। सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मुसलमानों को यह बतलाना कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और भारतीय गणतंत्र की परीक्षा भी लेना कि वो कहाँ तक हिलाया जा सकता है, और ये दिखलाई पड़ा कि वो पूरी तरह से हिलाया जा सकता है। तो फिर हमारे अंदर है क्या, या हम पूरी तरह से खोखले हैं। और परीक्षाएं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखिए अब बनारस में जिस तरह से इस इशू को उठाया जा रहा है, और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय को देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से जिम्मेदार है, जो आपने शुरू में कहा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए। कार सेवा की अनुमति ही क्यों दी गई? क्या ये सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता था कि अगर लाखों लोगों को आप वहाँ इकट्ठा करेंगे तो उनको नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होगा? अगर हम कोई षड्यंत्र न भी सोचें तो
आप 10 साल के अभियान को, 5 साल के अभियान को भूल नहीं सकते थे, जिसका नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसका मतलब वहीं यानी बाबरी मस्जिद की जगह। तो बाबरी मस्जिद के रहते हुए मंदिर नहीं बन सकता था। और स्लोगन्स इनके उस बात को छुपा नहीं थे, मतलब जैसे एक धक्का और दो, एक बाबरी मस्जिद तोड़ दो, या बाबर की औलादों को, इस तरह के जो गाली गलौज वाले नारे थे वो बहुत स्पष्ट थे। जो दिलचस्प था वो ये कि अदालत ने जब कल्याण सिंह वगैरह को बरी किया तो उसमें कल्याण सिंह की इस दलील को स्वीकार किया, ये जो नारे थे बाबर की औलादों को, वो मुसलमानों की तरफ नहीं थे, वो तो उनके लिए थे जो अपने आप को बाबर की औलाद मानते हैं। तो हम इस हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अभी भी पश्चाताप कर सकता है, अभी भी उसने जो भूल बाबरी मस्जिद में की, हालांकि ज्ञानवापी में मेरा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर वह अब गलती की है, जिसमें उसने उस जगह को, ज्ञानवापी को एक तरह से विवादित बना दिया है और ज्ञानवापी की शक्ल बदल दी है। जहां जब उसने तथाकथित शिवलिंग, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है फव्वारे को, उस जगह को सील करने का उसने आदेश दिया है। तो ज्ञानवापी में यह प्रक्रिया फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू की है। तो इसको दुरुस्त करने का वक्त अभी भी उसके पास है। क्या वो दुरुस्त करेगा, नहीं करेगा, या वो फिर हिचकिचा जाएगा बाबरी मस्जिद की तरह, यह हम लोगों के लिए एक सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल अपने इस लालच को या लोभ को नियंत्रित कर पाएंगे कि वे हिंदुओं का तुष्टीकरण कर सकें। तो क्या वे ज्ञानवापी के मामले में बोल पाएंगे, या वे बोल पाएंगे कि हमने 1991 में जो कानून बनाया धार्मिक स्थलों को लेकर, हम उस कानून की पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए और उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज तो ज़्यादा इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं, और हलफनामा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया, क्योंकि ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में उठ गया है कि 1991 लॉ का संवैधानिक स्टेटस क्या है, उसको चैलेंज किया गया है। और केंद्रीय सरकार से पूछा गया कि भाई आप अपना एफिडेविट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिस तरह से प्रिलिमिनरी व्यूज़ जो भारत सरकार की ओर से, वहाँ पे मोदी सरकार की ओर से दिया गया है, वो ये कि सरकार उस कानून पे पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि अगर केंद्रीय सरकार की ओर से ये ओपिनियन बन रहा है कि भाई 1991 का जो कानून है उसको दोबारा खोल दिया जाए, या उसमें या तो संशोधन कर दिया जाए, या किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन दी जाए, जिससे बहुत सारे ऐसे, मतलब जिन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की कोशिश जो की गई थी 91 जब वो कानून पास किया गया, अब उसको अगर दोबारा खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, और वो भी अगर कोर्ट इस बात की इजाज़त दे देता है, तो मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन गणतंत्र के लिए, आम लोगों के लिए मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में आप नए डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों का जो एक स्रोत आप बना रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ 3 मस्जिदों का नहीं है, 30 मस्जिदों का नहीं है, 3000 मस्जिदों का है। ये कहा जाता है कि लाखों मंदिर तोड़े गए। तो हिंदुओं के दिमाग में ये बात भरी जा रही है। राजमोहन गांधी ने अभी जो छोटी सी किताब लिखी है, उसमें उन्होंने पहला अध्याय इस पर खर्च किया है कि वे जब पैदा हुए और बड़े हुए, वहाँ से लेकर 1980 के दशक तक, और उनके घर में सबके सब हिंदू थे, ज़्यादातर राम के भक्त थे। स्वयं उनके दादा, स्वयं उनके पिता, उनके नाना, जिन्होंने रामायण अंग्रेज़ी में लिखी और महाभारत अंग्रेज़ी में लिखी, उनका कहना है कि हमने कभी राम जन्मभूमि के बारे में नहीं सुना। तो एक झूठ जो शुरू किया गया, उस झूठ को सच में तब्दील कर दिया गया, और वही कोशिश फिर की जा रही है कि लगातार कुछ झूठ हिंदुओं के दिमाग में सच में तब्दील कर दिए जाएं। और ये हिंदुओं के लिए भी बहुत एक तरह से उनके पूरे चरित्र को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदुओं को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को तो करना ही होगा, लेकिन हिंदुओं को करना पड़ेगा कि जो चीज़ नहीं थी उसको आप अब हकीकत में कैसे, हकीकत मानकर उस पर यकीन कैसे करने लगे। जी, बिल्कुल। ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी के साथ हम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। मैं दर्शकों को एक किस्सा बताना चाहूँगा कि 89 या 1990 की बात है। उन दिनों मैं यूएसए में पढ़ता था, और 1 दिसंबर 1990 को शायद
मैं हिंदुस्तान आया छुट्टी के लिए, और उन दिनों मेरी दादी माँ बनारस में रहती थी, और मेरी ज़िंदगी में मेरी दादी माँ से ज़्यादा कोई राम भक्त नहीं था। मतलब वो पूरी तरह से एक डिवोटी थी राम, और एक रोज़ जो है वो उनके उनके मठ में वो रहती थी, और पूरा जो है पूजा पाठ का सिलसिला चलता था। तो कुछ दोस्तों के साथ बनारस से हम लोग अयोध्या गए, और उन दिनों बाबरी मस्जिद वहाँ पे थी, लेकिन झगड़ा चल रहा था, और कुछ राइटिंग भी हुआ था, कुछ खून खराबा होता, कुछ लोग भी मरे थे। ज़बरदस्ती जो है वहाँ से गुज़रते हुए एक पंडित ने कुछ प्रसाद मुझे पकड़ा दिया, तो प्रसाद जो है हमने काशी पहुँचते ही हमने अपनी दादी को दिया कि भई अब अयोध्या जो बाबरी मस्जिद वाला जो राम मंदिर है वहाँ पे जो है वो पुजारी ने भेजा है। तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, और उनका कहना था, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में उनको ना रुचि थी ना कोई समझ था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई खून खराबे के साथ अगर कोई मंदिर निर्माण की बात कर रहा है तो मुझे उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं चाहिए, नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। और मुझे लगता है कि वो उनकी भक्ति का एक एक्सप्रेशन था। और कहीं न कहीं जब मैं हिंदू धर्म के बारे में सोचता हूँ, समझता हूँ, तो दादी जी की याद आती है, उनकी बातों को याद रहता है। मैं याद करता हूँ, और जिस तरह से उन्होंने इस सवाल को अप्रोच किया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को भूल गए, और इस अप्रोच को भूल गए, और जो सवाल अपूर्वानंद जी उठा रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद के तोड़ने के 30 साल बाद जो सवाल आज भी हिंदुस्तान, भारतीय गणतंत्र के सामने खड़े हैं, उन सवालों का जवाब अगर हिंदुस्तान के हिंदू अपना जो है इनर कॉन्शियंस को देखते हुए अगर वो उन सवालों का जवाब नहीं देंगे, अगर वो गंभीरता के बारे में, इस इशू के बारे में नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा देश, हमारा गणतंत्र किस दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है, जो वायलेंस का माहौल है, वो और मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसी के साथ दर्शकों, मैं बहुत-बहुत आपको शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े। अवश्य हमारे वायर जो यूट्यूब मेंबरशिप है, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके फाइनेंशियल योगदान के साथ हम अपने चैनल को चला रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट देते रहिए, और हम आप तक ऐसे कार्यक्रम लाते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।